डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 321, एस्ट्रोनॉमिकल स्पॉन्सरशिप, शैडो मून पवेलियन। टैवर्न के अंदर चीयर्स। टैवर्न की लाइट्स हल्का सा फ्लिकर कर रही थीं। ग्लास के टकराने की क्रिस्प आवाज और शराब की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। किंतियान, शोंग, पॉइजनस, विडो और एलन एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे। सबके चेहरे पर रिलैक्स्ड स्माइल थी। ब्रेक थ्रू के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर किंतियान। एलन का हाथ थोड़ा कांप गया और कुछ बूंदें टेबल क्लॉथ पर गिर गईं। उसे अभी अभी असली एहसास हुआ था कि ब्रदर किंतियान टियर 5 में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, और ये सोचकर ही वो और भी ज्यादा शॉक था कि टियर 4 में रहते हुए उन्होंने एक ही बार में टियर 5 एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया था। अब जब वो खुद टियर 5 में है तो उनकी कॉम्बैट पावर कितनी टेरिफाइंग होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। थैंक यू ब्रदर किंतियान। विवियन ने अपना ग्लास उठाया। उसकी स्माइल चमक रही थी। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, मेरी जान बचाने के लिए भी थैंक यू। अगर किंतियान नहीं होते तो एलन ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन के एम्बुश में फंस जाता, और वो खुद और लुओ शिउ स्पिरिचुअल स्प्रिंग का लोकेशन ना बताने पर शिया शांगजी के हाथों साइलेंस कर दिए जाते। किंतियान उनकी पूरी टीम के सेवियर थे। लुओ शिउ की उंगलियां ग्लास पर कस गईं। उसकी तलवार जैसी तेज आंखों में बहुत कम बार गर्माहट दिखती थी। थैंक यू। वो ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन ये एहसान उसने दिल में हमेशा के लिए लिख लिया था। किंतियान ने सिर्फ उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी सबके साथ शेयर किया। ये जेनरोसिटी ताकत से भी ज्यादा एडमायरेबल थी। किंतियान मुस्कुराए, सबके साथ ग्लास टकराया और एक ही घूंट में शराब खत्म कर दी। उन्हें एलन और उसकी टीम के बारे में काफी अच्छा इंप्रेशन था। एलन काइंड और सनी था, अपने साथियों के लिए खुला दिल रखता था और सच में चलता फिरता लकी चार्म लगता था। उसके एडवेंचर्स सुनकर लगता था जैसे लक की देवी खुद उसे फीड कर रही हो। लुओ शिउ चुप और कम बोलने वाला था। उसकी नेचर भी उसकी स्वॉर्ड इंटेंट जैसी थी, शार्प, ठंडी और प्योर। एक फेलो स्वॉर्ड्समैन होने के नाते किंतियान उसे काफी अप्रिशिएट करते थे। विवियन लिवली थी, लेकिन बहुत डिटेल में सोचने वाली। टीम की मैनेजर वही थी। अगर वो ना होती तो एलन और लुओ शिउ कब के कॉस्मिक वॉन्डरर बन चुके होते। एलन, आगे क्या प्लान है? किंतियान ने पूछा। पाथ ऑफ डॉन। एलन की आंखें तुरंत चमक उठी। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। मैं कोलंबस और मैगलन जैसे ग्रेट एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। स्टार मैप पर नए लैंडमार्क्स लाइट अप करना चाहता हूँ। हो सके तो कोई ऐसा प्लैनेट जो मेरे नाम से जाना जाए। इस रास्ते में अनजान और कॉम्प्लेक्स मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन साथ में अनमोल एक्सपीरियंस, वेल्थ और ढेर सारे लाइक माइंडेड दोस्त भी मिलेंगे। स्टार सी में अपने साथियों के साथ एडवेंचर करना, यही लाइफ वो सबसे ज्यादा चाहता था। किंतियान ने टेबल पर उंगलियां हल्के से टैप की। पाथ ऑफ डॉन सच में एक्सप्लोर करने लायक है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? इंटरस्टेलर एडवेंचर सुनने में रोमांटिक लगता है, पर असल में पैसा पानी की तरह बहता है। एक ढंग का स्पेसशिप, उसका मेंटेनेंस, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, सबके लिए पैसा चाहिए। पैसा ना हो तो वो एडवेंचर नहीं, बस भटकना होता है। और अभी कुछ समय पहले ही एलन और उसकी टीम स्पिरिचुअल स्प्रिंग का लोकेशन ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन को बेचने वाले थे। साफ था कि फंड्स की कमी थी। ये सुनते ही एलन और विवियन के चेहरे लटक गए। लुओ शिउ का ग्लास पकड़ने वाला हाथ भी रुक गया। वो सच में गरीब थे। एलन के ज्यादातर एडवेंचर्स कल्टीवेशन में बदल जाते थे। हाथ में कुछ ऐसा नहीं आता था जिसे कैश किया जा सके। स्पिरिचुअल स्प्रिंग बेचने का आइडिया सिर्फ एक बेसिक शिप के लिए फंड जुटाने के लिए था। उनकी हालत देखकर किंतियान हल्के से हंसे। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा स्पॉन्सर कर दूं तो? विवियन की आंखें चमक उठी। सच में ब्रदर किंतियान, आप हमें स्पॉन्सर करेंगे? हाँ, किंतियान ने सिर हिलाया। माइनिंग बीस्ट की लेयर में अगर एलन उसे लुभाकर दूर ना ले जाता तो मैं आराम से क्रिस्टल स्टोन कलेक्ट नहीं कर पाता। इमोशन और लॉजिक दोनों से मुझे कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए। वो थोड़ी देर रुके, फिर बिल्कुल कैजुअल टोन में बोले, शुरुआत 2 बिलियन से करता हूँ। 2 बिलियन? 2 बिलियन? विवियन का हाथ लगभग फिसल गया। लुओ शिउ का गला जोर से हिला। एलन की आंखें फट गईं। ब्रदर किंतियान, आपने कितना कहा? 2 बिलियन। जरूरत पड़ी तो और ऐड कर दूंगा। ये
ये तो बहुत ज्यादा है। एलन ने तुरंत हाथ हिलाया। मैं तो 20 मिलियन भी लेने में शर्म महसूस करता। 2 बिलियन तो जैसे पहाड़ है। किन तियान हंसे। 2 बिलियन ज्यादा नहीं है। उन एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स की वैल्यू के सामने तो मैं अभी भी फायदा में हूँ। वो अलग बात है। एलन जानता था अगर वो माइनिंग बीस्ट को दूर न भी ले जाता तो भी किन तियान अपनी मिरेकल जैसी एबिलिटीज से कभी न कभी क्रिस्टल स्टोन्स ले ही लेते। और सच ये था कि अगर किन तियान न होते तो उनकी टीम शिया शांगजी के हाथों कब की खत्म हो चुकी होती। बस करो, मना मत करो, ये अमाउंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। किन तियान ने हंसते हुए कहा, सच बताऊं, मेरे अंडर एक कंपनी है। एनुअल प्रॉफिट बहुत हाई नहीं है, बस कुछ सौ बिलियन। कुछ सौ बिलियन? 100 बिलियन? एलन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। विवियन का मुंह गोल हो गया। यहां तक कि लुओ शिव भी झटके से ऊपर देख बैठा। एनुअल प्रॉफिट 100 बिलियन। ये तो ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग वेल्थ थी। पॉइजन्स विडो भी किन तियान को अविश्वास से देखने लगी। उसे पता था कि वो मिलिट्री डिपार्टमेंट में कर्नल हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बिलियनियर लेवल के सुपर रिच भी हैं। क्या कोई मिलिट्री मैन इतना अमीर हो सकता है? नहीं, ये जरूर उनकी फैमिली के एसेट्स होंगे। वो पहले से ही मान चुकी थी कि किन तियान किसी मिस्टीरियस ब्लड लाइन फैमिली से आते हैं, वरना इतने अलग अलग और मैजिकल एबिलिटीज और वो टेरिफाइंग स्पिरिट प्लांट कंपेनियन, ये सब नॉर्मल नहीं था। अब कंपनी वाली बात ने उसके शक को और मजबूत कर दिया। लेकिन एलन फिर भी कुछ कहना चाहता था, तभी विवियन ने उसका हाथ दबा दिया। उसकी मुस्कान बिल्कुल उस लोमड़ी जैसी थी जिसने कैंडी चुरा ली हो। ब्रदर किन तियान, तो फिर हम शर्म नहीं करेंगे। पाथ ऑफ डॉन पर अगर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, सबसे पहले आपको नोटिफाई करेंगे। एपिसोड 322, एस्ट्रोनॉमिकल स्पॉन्सरशिप, शैडो मून टावर भाग 2। गुड, मैं तुम्हारी गुड न्यूज का वेट करूंगा। किन तियान मुस्कुराए और अपना ग्लास उठाया। यही उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करने को तैयार थे। एलन किस्मत का धनी आदमी था। ऐसा लकी एडवेंचरर भविष्य में जरूर किसी बड़े मौके से टकराएगा, जैसे कोई नया प्लैनेट डिस्कवर करना या किसी प्राचीन सिविलाइजेशन के रिमेनेंट्स ढूंढ लेना। अगर वो इन चीजों से फायदा उठा सके तो रिटर्न 20 बिलियन से कहीं ज्यादा होगा। जब किन तियान ने इतनी साफ बात कह दी तो एलन ने और हिचकिचाना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। 20 बिलियन, ये पैसा कैसे खर्च करेगा, सोचकर ही दिमाग घूम रहा था। विवियन की आंखें तो ऐसे चमक रही थीं जैसे छोटे छोटे कॉइन्स गिर रहे हों। इस पैसे से टीम टॉप लेवल एडवेंचर शिप खरीद सकती थी। उसे अलग अलग वेपन्स और इक्विपमेंट से लैस कर सकती थी। लुओ शिव की बैटल स्वॉर्ड, उसका खुद का मैजिक स्टाफ और एलन की आर्मर सब अपग्रेड हो सकते थे। सबसे जरूरी बात, उसे अब हर दिन पैसे के लिए टेंशन लेकर बाल नहीं झड़ाने पड़ेंगे। भगवान जाने, 2 बेफिक्र साथियों के साथ फाइनेंशियल मैनेजर बनना कितना ओवरवेलमिंग होता है। ब्रदर किन तियान, ये टोस्ट आपके नाम। विवियन ने पूरा ग्लास एक ही बार में खाली कर दिया। किन तियान भी मुस्कुराते हुए उसके साथ पी गए। उनकी ताकत बढ़ने के बाद हल्की कड़वी शराब भी अब कुछ मीठी लगने लगी थी। वो बारटेंडर को इशारा करने ही वाले थे कि अचानक उनके सिर में हल्का सा चक्कर आया। क्या वो कुछ भूल गए थे? किन तियान ने भौहें सिकोड़ी। तभी उनकी नजर काले कपड़े पहने एक बारटेंडर पर पड़ी और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ओह शिट, मैं इसे कैसे भूल गया। कुछ देर बाद धप, काले चोगे वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा चोगे के नीचे से भी पीला दिख रहा था। हाथ उठाने की ताकत तक नहीं बची थी। खंखार, किन तियान ने हल्की अजीब सी स्माइल के साथ नाक छुई। 1 हफ्ते से ज्यादा की कल्टीवेशन में वो यांग स्पेस में बंद इस आदमी को पूरी तरह भूल गए थे। यांग स्पेस की एक कमी थी एनर्जी सक्शन। अंदर मौजूद हर जीव की ताकत धीरे धीरे खिंचती रहती थी, और जब इस काले चोगे वाले को वहां डाला गया था तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर पहले ही लगभग खत्म हो चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि वो टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट था। अंदर डालने से पहले किन तियान ने उसकी बेसिक हीलिंग कर दी थी, वरना वो पूरी तरह सूख चुका होता। मास्टर, वो जमीन पर कांप रहा था। उसके दिल में सिर्फ डर और श्रद्धा थी। वो मौत के एक कदम दूर पहुंच चुका था, और ठीक उसी वक्त मास्टर ने उसे बाहर निकाला, जैसे जानबूझकर आखिरी पल में। साफ चेतावनी थी। किन तियान ने उसका सिर पकड़ा। हरे रंग की रोशनी फैल गई। लाइफ एनर्जी नरम धारा की तरह उसके शरीर में उतरी। सूखी हुई स्पिरिचुअल वेन्स धीरे धीरे भरने लगी। उसकी थकी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से घूमने लगी। फिजिकल स्ट्रेंथ तेजी से लौट आई, यहां तक कि उसकी लगभग टूट चुकी स्पिरिचुअल पावर भी बरसात की तरह ताजा हो गई। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। टियर 6 का ताकतवर एक्सपर्ट अब रेगिस्तान में भटके मुसाफिर जैसा था जिसे आखिरकार मीठा पानी मिल गया हो। वो घुटनों के बल गिर गया, माथा लगभग जमीन में धंस गया। उसमें जरा भी अपमान नहीं था, सिर्फ राहत और कृतज्ञता। शैडो डिवीजन के लीडर की ठंडी अकड़ अब गायब थी।
बचा था तो सिर्फ किन तियान के प्रति पूरा सबमिशन। किन तियान को थोड़ा एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ। खंखार, हमारी पहली ऑफिशियल बातचीत है, अपना इंट्रोडक्शन दो। जी मास्टर। वो घुटनों से नहीं उठा, माथा झुका रहा। आवाज थोड़ी भारी थी लेकिन साफ। मेरा नाम ये चेन है, शैडो डिवीजन में कोडनेम शिए युए। वो थोड़ा रुका। फिलहाल मैं शैडो डिवीजन का तीसरा हेड हूँ। 100 स्प्रिंग स्टार के आसपास के 5 बड़े स्टार रीजन के इंटेलिजेंस नेटवर्क का इंचार्ज हूँ। मास्टर जो भी आदेश दें ये चेन 1000 बार जान दे देगा। शिए युए, नाम में ही एक आभा थी। शैडो डिवीजन के बारे में और बताओ। ये चेन ने सिर झुकाए ही कहा। शैडो डिवीजन का कोर स्ट्रक्चर 3 लेयर में है। सबसे ऊपर ओवरलॉर्ड, जिसकी पहचान मिस्टीरियस है। कहा जाता है कि वो पीक टियर 7 तक पहुंच चुका है। उसे असली रूप में 5 से भी कम लोगों ने देखा है। उसके नीचे 3 ओवरलॉर्ड गार्ड्स हैं, सभी पीक टियर 6 एक्सपर्ट्स। वे सिर्फ ओवरलॉर्ड के ऑर्डर मानते हैं और सबसे क्रिटिकल असैसिनेशन मिशन संभालते हैं। उनके नीचे हम जैसे 7 हेड्स हैं। हर कोई अलग अलग स्टार रियल्म के इंटेलिजेंस और असैसिनेशन नेटवर्क का जिम्मेदार है। मैं अज्योर वुड स्टार रियल्म के पूर्वी 5 स्टार रीजन संभालता हूँ। वो आगे बोला, अज्योर वुड स्टार रियल्म में हमारे 72 इंटेलिजेंस स्टेशन और 360 सीक्रेट बेस हैं। स्टार थीफ गैंग से लेकर बड़े फोर्सेस के कोर डिसीजन तक कीमत चुकाने वाला कोई भी हो, हम क्लू निकाल सकते हैं। मेंबर्स की संख्या 3700 रजिस्टर्ड मेंबर्स, 60% टियर 3, 30% टियर 4, टियर 5 से ऊपर 324 एलीट मेंबर्स और मुझे मिलाकर 10 टियर 6 असैसिन्स। हमारे मेंबर्स अलग अलग स्टार रियल्म में आम लोगों की तरह रहते हैं। सीक्रेट ऑर्डर मिलते ही एक्ट करते हैं। इसी वजह से शैडो डिवीजन 100 साल से कायम है। किन तियान की उंगलियां हल्के से टांग पर टैप करने लगीं। वाकई छोटा संगठन नहीं था। पीक टियर 7 ओवरलॉर्ड, 3 गार्ड्स, 7 टियर 6 हेड्स और करीब 4000 मेंबर्स। इतना काफी था अज्योर वुड स्टार रियल्म में तूफान खड़ा करने के लिए। लेकिन जितना मजबूत शैडो डिवीजन, उतना ही किन तियान के लिए फायदेमंद। पहला, ये चेन के जरिए वो उनके इंटेलिजेंस और असैसिनेशन रिसोर्स यूज कर सकते थे। दूसरा, भविष्य में अगर वो अंदर से टेक ओवर कर लें तो इतनी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन सीधे उनके कमांड में होगी। तुम अभी भी शैडो डिवीजन में ही काम करोगे? ये चेन ने अचानक सिर उठाया। मास्टर, मैं आपके पास रहकर सेवा करना चाहता हूँ। किन तियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक बात बताना भूल गया, तुम्हारे दिमाग में जो सोल सील है उससे मैं तुम्हारे विचार साफ पढ़ सकता हूँ। अगर हंसना है तो खुलकर हंसो, अंदर मत दबाओ। ये सुनते ही ये चेन का चेहरा जम गया। ठंडा पसीना निकल आया। मास्टर, मैं। किन तियान हल्के से हंसे। वो जानता था शैडो डिवीजन लौटना इस आदमी के लिए सबसे अच्छा था। वहां वो अब भी तीसरा हेड रहेगा। अगर सोयल सील ना होती तो शायद उसकी एक्टिंग पर वो सच में भरोसा कर लेते। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर याद कर लो, फिर जा सकते हो। ये चेन ने नंबर बार बार दोहराया जब तक कि वो दिमाग में गहराई से बैठ नहीं गया। फिर उसने जमीन पर 3 बार माथा टेका। मास्टर, आपका कोई भी आदेश हो, आग और पानी पार कर जाऊंगा। इस बार उसकी आवाज सच में दिल से थी। किन तियान ने सिर हिलाया। सोल सील के साथ उसकी लॉयल्टी पर शक नहीं था, लेकिन सबसे वफादार इंसान के भी छोटे छोटे ख्याल होते हैं। समय समय पर याद दिलाना जरूरी है। सब कुछ सेटल हो चुका था। 100 स्प्रिंग स्टार की ये यात्रा आखिर खत्म होने वाली थी, क्योंकि कमांडर यान छिंग कल पहुंचने वाले थे। एपिसोड 323, मिलिट्री मेरिट रिवॉर्ड्स। जब किन तियान और यान छिंग दोबारा मिले तब वे 27वीं आर्मी बेस पर थे। डायरेक्टर यान, किन तियान रिपोर्टिंग। किन तियान सीधा खड़ा हुआ और सैल्यूट किया। किन तियान, तुमने बहुत मेहनत की है। यान छिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आवाज में इमोशन साफ था। उन्हें पता था कि 100 स्टार थीव्स में अंडरकवर घुसते वक्त किन तियान ने कितना प्रेशर झेला होगा। भले ही आखिर में डॉक्टर शिए को बचाया नहीं जा सका, लेकिन 100 स्टार थीव्स का लेयर तबाह करना और ब्लड डेमन कल्ट के क्लू ढूंढ निकालना ये खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यान छिंग के पीछे झाओ रुई, चेन वेई और जियांग यीहान खड़े थे। उनके चेहरे पर कॉम्प्लेक्स इमोशन थे। वे महीनों से मेहनत कर रहे थे, फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। और किन तियान कुछ ही दिनों में दुश्मन के बीच घुसकर मिशन इतना परफेक्ट तरीके से पूरा कराया। तुलना करते हुए उन्हें लगा कि 7th ब्यूरो का उनका एलीट स्टेटस कुछ खास नहीं था। किन तियान, इस बार मिलिट्री डिपार्टमेंट तुम्हारे परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड है। जनरल असेंबली के फैसले के बाद तुम्हें 3 लाख मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स और फर्स्ट क्लास मेरिट बैज दिया जा रहा है। यान छिंग ने गंभीर स्वर में कहा। 3 लाख मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स। किन तियान की आंखें चमक उठी। अभी उसके पास मेरिट पॉइंट्स की कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादा किसे बुरा लगता है। फर्स्ट क्लास मेरिट बैज भी बेहद रेयर था। अगर ऐसे कुछ और मेरिट जुड़ जाएं, तो मेजर जनरल तक प्रमोशन दूर नहीं रहेगा।
किन तियान को पता नहीं था कि मेजर जनरल की रैंक तो लगभग उसके हाथ में आ ही चुकी थी। 100 स्टार थीव्स खत्म होने के बाद यान छिंग ने खुद रिपोर्ट लिखकर मिलिट्री डिपार्टमेंट में किन तियान के प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था। मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स ने उसका रिज्यूमे देखा और कहा, प्रमोशन बहुत फास्ट है। वे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि डोंगफोंग क्लैन खुद किन तियान के पक्ष में बोलेगा। उन्होंने कहा, स्पेशल टैलेंट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अज्योर वुड स्टार रियल्म में डोंगफोंग क्लैन की बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं था, और ये सिर्फ कर्नल से मेजर जनरल का अपग्रेड था, जनरल नहीं। इसलिए आवेदन मंजूर कर लिया गया, लेकिन अचानक प्रक्रिया रुक गई। प्रमोशन रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि 7th ब्यूरो का टॉप बॉस मार्शल लिन था। डोंगफोंग क्लैन सपोर्ट कर रहा था, फिर भी बॉस ने मना कर दिया तो फाइल यहीं रुक गई। किसी को समझ नहीं आया कि रॉयल स्टार में बैठे मार्शल लिन को अज्योर वुड स्टार रियल्म के एक छोटे कर्नल के प्रमोशन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उनके लिए कर्नल या मेजर जनरल में शायद कोई फर्क नहीं, लेकिन यान छिंग वजह समझ रहे थे। जंगल में जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है, उस पर सबसे पहले हवा गिरती है। किन तियान की ग्रोथ बहुत तेज थी। प्रमोशन भी अगर उतनी ही तेजी से होता तो लोग ध्यान देने लगते। अगर किसी को पता चल जाता कि किन तियान एक क्लोन है और पॉड से निकले उसे सिर्फ 1 साल हुआ है, तो उसकी चौंकाने वाली ग्रोथ लोगों को पुराने मार्शल लिन की याद दिला देती। एम्पायर में बहुत कम लोग दूसरे मार्शल लिन को उभरते देखना चाहेंगे। जब किन तियान रॉयल स्टार जाकर सीधे मार्शल लिन के अंडर काम करेगा, तब प्रमोशन और मेरिट की कमी नहीं रहेगी। मेजर जनरल क्या, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट जनरल भी कुछ सालों की बात हो सकती है। किन तियान, आने वाले समय में मैं मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला हूँ। पहले तुम्हें भी इसमें शामिल करना था, लेकिन अभी तुमने मिशन पूरा किया है। थोड़ा रेस्ट जरूरी है, इसलिए तुम्हें छुट्टी दी जाती है। आगे का नोटिस बाद में मिलेगा। किन तियान के चेहरे पर खुशी आ गई। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन मतलब झंझट, टेंशन और दुश्मनी, उसमें उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके पास आगे बहुत काम थे। श्योंग और पॉइजन्स विडो को सेटल करना, हाथ में पड़े एनर्जी क्रिस्टल स्टोन्स को हैंडल करना, और सबसे जरूरी नेदरवर्ल्ड घोस्ट केव से मिले कार्सिस के रिसर्च रिजल्ट को कमर्शियलाइज करना। यूथ पोशन जो एजिंग स्लो कर दे, उसमें कितनी टेरिफाइंग वेल्थ छिपी होगी, सोचकर ही उसका खून उबलने लगा। साथ ही कार्सिस का दूसरा रिसर्च सुपरमैन पोशन भी उसकी प्लानिंग में था। थैंक यू सर, किन तियान ने सल्यूट किया। झाओ रुई और चेन वेई ईर्ष्या से देख रहे थे। वे भी ब्रेक चाहते थे, लेकिन पहले के अधूरे टास्क और डॉक्टर शिए की मौत के बाद इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का लेवल और सख्त हो गया था। उन्हें पता लगाना था डॉक्टर शिए का लोकेशन किसने लीक किया और एंटी स्टार कैनन प्रोजेक्ट का सीक्रेट कितना एक्सपोज हुआ। किन तियान के जाने के बाद यान छिंग की मुलाकात डोंगफोंग याओ हुई। मिस्टर डोंगफोंग याओ, जनरल यान। दोनों ने हाथ मिलाया। जनरल यान, क्लैन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट की इंटेंशन मुझे बता दी है। डोंगफोंग याओ ने एक तैयार डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाया। ये ब्लड डेमन से मिली डॉक्टर शिए की इंफॉर्मेशन है। वो थोड़ा रुका। ब्लड डेमन कल्ट हमेशा केयरफुल रहता है। खुद ब्लड डेमन को भी मोल की पहचान नहीं थी। उसे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के पास वेट करने और डॉक्टर शिए के बैटलशिप पर अटैक करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन हमने उसके सुपीरियर को पकड़ लिया है। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। उम्मीद है ये आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। यान छिंग ने फाइल गंभीरता से ली। थैंक यू मिस्टर डोंगफोंग, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। क्लू मिल जाए तो धागा पकड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। डोंगफोंग याओ हल्का सा हंसा। सच कहूं, ब्लड डेमन को पकड़ने का क्रेडिट आपके 7th ब्यूरो के कर्नल किन तियान को जाता है। फिर आधे मजाक में बोला, मैं बैगुआन स्टार 2 वजह से आया था। एक ब्लड डेमन से पूछताछ, दूसरा उस यंग कर्नल किन तियान से मिलना। क्लैन के ग्रेट एल्डर भी उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन सुना है कि उसका मेजर जनरल प्रमोशन मार्शल लिन ने खुद रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसा है तो 7th ब्यूरो में उसका फ्यूचर शायद बहुत ब्राइट नहीं होगा। जनरल यान, अगर आप टैलेंट को सच में वैल्यू देते हैं तो उसे हमारे डोंगफोंग क्लैन में ट्रांसफर कर दीजिए। 5 साल में वो सबसे यंग ब्रिगेडियर जनरल बन सकता है। यान छिंग मुस्कुराए, लेकिन सिर हिलाया। मिस्टर डोंगफोंग, आप मजाक कर रहे हैं। किन तियान 7th ब्यूरो का की टैलेंट है। अभी उसने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ऐसे वक्त उसे ट्रांसफर करना सही नहीं। प्रमोशन रिजेक्शन के पीछे मार्शल लिन की अपनी प्लानिंग है। जल्द ही किन तियान को इंपीरियल कैपिटल भेजा जाएगा, जहां वो सीधे मार्शल लिन के अंडर काम करेगा। डोंगफोंग याओ की आंखें हल्की सी चमकी। ये इन्फॉर्मेशन काफी कीमती थी। ठीक है, शायद मैं थोड़ा जल्दबाजी कर गया। वो मुस्कुराया। कर्नल, किन तियान की एबिलिटी पर मुझे भरोसा है। वह जहां भी रहेगा चमकेगा। जनरल यान, मैं चलता हूं। उम्मीद है आप जल्द ही मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर छिपे कीड़ों को साफ कर देंगे। डोंगफोंग याओ और उसका सिल्वर हेयर एल्डर चले गए।
उनके जाते ही यान छिंग की मुस्कान गायब हो गई। वो खिड़की के पास खड़े होकर दूर जाती एयरशिप को देखने लगे। उंगलियां धीरे धीरे खिड़की के किनारे पर टैप कर रही थीं। डोंगफोंग क्लैन का किंतियान में इंटरेस्ट उम्मीद से ज्यादा था। लगता है किंतियान का इंपीरियल कैपिटल ट्रांसफर अब जल्दी कराना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी इसी तरह अडॉप्ट करूं? महसूस करता था। एपिसोड 324 फेयरवेल एक्सपेरिमेंटल जोन 100 स्प्रिंग्स स्टार पोर्ट। ब्रदर तियान, हमें छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। एलन और बाकी 2 लोग केबिन के दरवाजे पर खड़े थे। चेहरों पर स्माइल थी। जब हम विया स्टार पहुंचेंगे तब बैटलशिप चुनने में फिर से आपकी एडवाइस चाहिए होगी। 100 स्प्रिंग स्टार अभी नया डेवलप हुआ प्लैनेट था। यहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं था। एडवांस्ड वॉरशिप खरीदने के लिए पास के विया स्टार जाना पड़ता था। नो प्रॉब्लम। किंतियान मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे वॉरशिप्स की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक्सपर्ट ढूंढना उसके लिए मुश्किल नहीं था। जीनियस बैटल में बने उसके दोस्तों में से 2 तो वॉरशिप बिजनेस फैमिली से थे। शायद वे एलन को अच्छा डिस्काउंट दिला सकें। बीप बीप बीप। केबिन का दरवाजा पीली लाइट से चमकने लगा। बंद होने वाला था। ब्रदर तियान, हम बोर्ड कर रहे हैं। एलन ने जोर से हाथ हिलाया। उसकी मुस्कान में फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। विया स्टार पहुंचते ही आपको स्टार मैसेज भेजेंगे। विवियन पंजों के बल खड़ी हुई। उसने लुओ शियू को थोड़ा आगे धक्का दिया और आधा झुककर चिल्लाई, ब्रदर तियान, अपना ध्यान रखना। हम अक्सर कांटेक्ट में रहेंगे। लुओ शियू ने हल्का सा सिर झुकाकर किंतियान की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की गंभीरता सब कह गई। केबिन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अंदर और बाहर का नजारा कट गया। किंतियान स्पेसशिप की बॉडी पर अपनी परछाई को देखता रहा। फिर वो जहाज जो तीनों के सपनों को लेकर उड़ान भर रहा था, धीरे धीरे ऊपर उठा, एक लाइट की स्ट्रिक बनकर स्टार पोर्ट की ट्रेजेक्ट्री में घुल गया। तब जाकर वो मुड़ा और वापस चल पड़ा। स्पेसशिप के अंदर एलन खिड़की से टिककर खड़ा था। सिकुड़ती हुई 100 स्प्रिंग स्टार की आउटलाइन को देखते हुए उसने धीरे से कहा, अलविदा के वक्त हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। विवियन ने उसकी बाह में उंगली चुभोई। जब हम पाथ ऑफ डॉन पर अपनी जगह बना लेंगे तब कभी भी वापस आकर ब्रदर तियान से मिल सकते हैं। लुओ शियू अपनी बैटल स्वॉर्ड पहुंच रहा था। ब्लेड से रिफ्लेक्ट होती लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने शांत आवाज में कहा, हम फिर मिलेंगे। एलन हंस पड़ा। हाँ, जरूर मिलेंगे। इन सालों में वो मिलना और बिछड़ना दोनों का आदी हो चुका था। शुरुआत में गला भर आता था, अब स्माइल के साथ हाथ हिला सकता था। उसने समझ लिया था कि एडवेंचर की राह पर फेयरवेल कभी एंड नहीं होता, बल्कि अगली और बेहतर रीयूनियन की तैयारी होता है। जैसे बीज अपनी मिट्टी छोड़ता है ताकि बड़े और खुले आसमान में बढ़ सके। उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला, किंतियान का कॉन्टैक्ट खोला और स्क्रीन पर टाइप किया, ब्रदर तियान, हमारी गुड न्यूज का इंतजार करना। सेंड सक्सेस का नोटिफिकेशन आते ही स्पेसशिप 100 स्प्रिंग स्टार के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल चुका था। सामने अनंत स्टार सी फैला था। नेविगेशन स्क्रीन पर विया स्टार और पाथ ऑफ डॉन के कोऑर्डिनेट्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे। एलन जानता था, फ्यूचर में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जब तक उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है, उसकी राह कभी अकेली नहीं होगी। और जिस दिन वे फिर मिलेंगे, वो आज की जुदाई से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होगा। पाथ ऑफ डॉन, हम आ रहे हैं। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज। एलन के जाने के बाद किंतियान भी सिल्वर ग्रे स्टार लौटने वाले जहाज में बोर्ड करने वाला था। रवाना होने से पहले उसने कुछ तैयारियां की। सबसे पहले वो माइनिंग बीस्ट के नेस्ट पे गया। गोल्ड डिवोरिंग ट्रांसफॉर्मेशन की वेपन कास्टिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसने एक पूरी ओरेवेन से भारी मात्रा में अयस्क को खींचकर मेटल एसेंस पार्टिकल्स में बदला। फिर उन पार्टिकल्स को कंप्रेस करके फाइन आयरन के ठोस ब्लॉक्स में बदल दिया। ये रिफाइंड आयरन हाई क्वालिटी का था। इसे बेचा भी जा सकता था या फिर वेपन क्राफ्ट करने में यूज किया जा सकता था। इसके अलावा उसने आधा इस्तेमाल हो चुका अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्प्रिंग, और वो स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी जिसे एलन ने ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन से खरीदा था, दोनों को जमीन के नीचे फिर से सेट कर दिया। बाद में वो अपने एलीट लोगों को यहाँ भेजेगा ताकि वे स्पिरिचुअल स्प्रिंग की मदद से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकें। स्पेसक्राफ्ट में चढ़ने से पहले उसने शोंग और पॉइजन्स विडो को यांग स्पेस में वापस भेज दिया। एक हाफ बीस्ट मैन था जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, और दूसरी एक वांटेड क्रिमिनल। दोनों कमर्शियल शिप में बोर्ड नहीं कर सकते थे। सिल्वर ग्रे स्टार लौटने के बाद वो उनके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। एक हफ्ते बाद सिल्वर ग्रे स्टार, बॉस स्टारपोर्ट के टारमैक पर लीची, फेंग मोचुआन और यांगफैन तेजी से उसकी तरफ आए। जब भी किंतियान बाहर से लौटता, ये तीनों हमेशा टाइम पर उसे रिसीव करने आते। ये अब एक रूटीन बन चुका था। फ्लाइंग डिवाइस के अंदर फेंग मोचुआन ने किंतियान को ध्यान से देखा और आखिर बोल पड़ा, बॉस, इस बार आप कुछ अलग लग रहे हैं। पहले जब भी किंतियान उसके पास होता था, वो ज्यादातर हाई रैंक नाइट डेमन ब्लड लाइन का प्रेशर महसूस करता था। दबाव तो होता था, लेकिन वो मोटे तौर पर उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकता था।
लेकिन इस बार किन तियान बस सीट से टिक कर बैठा था। उसकी ऑरा पूरी तरह कंट्रोल में थी। फिर भी फेंग मोचुआन को बिना वजह टेंशन महसूस हो रही थी। ये नाइट डेमन ब्लडलाइन का दबाव नहीं था, बल्कि शुद्ध पावर का प्रेशर था, थंडर और डार्कनेस का फ्यूजन जिसमें शार्पनेस मिली हुई थी। जैसे म्यान में छुपी तलवार बाहर नहीं निकली, फिर भी खतरे की स्मेल साफ महसूस हो रही थी। लीची ने भी सिर हिलाया। ओल्ड मो सही कह रहा है। जब मैंने आपको स्टारपोर्ट पर दूर से देखा तो लगा जैसे आपके चारों तरफ कोई इनविजिबल धार लिपटी हो। दूर से ही अनईजी फील हो रहा था। नाइट डेमन ब्लडलाइन की वजह से वो आसपास के खतरे को बहुत शार्प तरीके से सेंस कर सकता था। कोई चाहे अपनी ऑरा कितनी भी छुपा ले, वो मामूली एनर्जी फ्लक्चुएशन से भी थ्रेट पकड़ लेता था। इस वक्त उसका बॉस किसी थंडर बम जैसा लग रहा था, बाहर से शांत, अंदर से उफनती ताकत से भरा जो किसी भी चीज को चीर सकती थी। वो छुपी हुई विनाशकारी ताकत उसके नर्व्स को खुद ब खुद टाइट कर रही थी। किन तियान हल्का सा मुस्कुराया। हाल ही में मुझे कुछ फॉर्चुनेट एनकाउंटर मिले। अब मैं टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। टियर 5। फेंग मोचुआन और यांगफैन उसकी नई स्ट्रेंथ सुनकर शॉक्ड रह गए। लेकिन लीची के अंदर तो जैसे भूकंप आ गया। उसे साफ याद था जिस दिन मास्टर ने उसे नाइट डेमन में बदला था, वो टियर 3 9 स्टार से सीधे टियर 4 में ब्रेक थ्रू कर गया था। उस वक्त मास्टर खुद सिर्फ टियर 1 स्पिरिचुअलिस्ट था, लेकिन एक साल बाद जब वो खुद अभी भी टियर 5 से एक कदम दूर खड़ा है, उसका मास्टर उससे पहले ही वो कदम पार कर चुका है। टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट। एपिसोड 325 फेयरवेल एक्सपेरिमेंटल पार्क पार्ट 2। ये कैसी ग्रोथ स्पीड है। होली ब्लड डिसेंडेंट्स भी मास्टर के सामने टिक नहीं सकते। ओल्ड मो, जो लैबोरेटरी तैयार करने को कहा था, उसका क्या स्टेटस है। किन तियान ने फेंग मोचुआन की तरफ देखा। बॉस, सब अरेंज हो चुका है। फेंग मोचुआन ने सिर हिलाया। और वे बर्बर लोग आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सबको सीक्रेट बेस में लॉक कर दिया गया है। अभी टोटल 241 लोग हैं, जिनमें 182 एडल्ट वॉरियर हैं, बाकी औरतें और बच्चे। गुड। किन तियान काफी सेटिस्फाइड था। लैबोरेटरी नेचुरली कार्सिस के लिए तैयार की गई थी। उसे यूथ पोशन और सुपरमैन पोशन को फिर से रिकॉन्फ़िगर करना था और तरीका ढूंढना था कि उन्हें लैब में मास प्रोड्यूस किया जा सके। जहां तक उन बर्बर लोगों की बात थी, उन्हें मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार के स्लेव मर्चेंट ओल्ड नेल्सन और फेंग मोचुआन ने सीक्रेट चैनल से सिल्वर ग्रे स्टार पहुंचाया था। किन तियान के उनके लिए और भी प्लान थे। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज। फ्लाइंग डिवाइस ने डेस्टिनेशन बदला और कुछ ही देर में वे एक पार्क में पहुंच गए। किन तियान की रिक्वेस्ट के मुताबिक फेंग मोचुआन ने काफी पैसा खर्च करके इस पार्क को लीज पर लिया था और एक बिल्डिंग को फुल लैबोरेटरी बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया था, जहां सारा जरूरी इक्विपमेंट मौजूद था। बिल्डिंग के बाहर हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के मेंबर्स फॉर्मेशन में पेट्रोल कर रहे थे। उनकी ब्लू ब्लैक यूनिफॉर्म धूप में खास चमक रही थी। जैसे ही किन तियान फ्लाइंग डिवाइस से उतरा, एंट्रेंस पर तैनात कुछ पुराने मेंबर्स की आंखें चमक उठी। वे तुरंत अटेंशन में खड़े हो गए और सल्यूट किया। आवाज में एक्साइटमेंट छुप नहीं पा रही थी। बॉस, बॉस। हल्की स्माइल के साथ किन तियान रुका और आगे खड़े दाढ़ी वाले मजबूत आदमी से पूछा, ओल्ड वोंग, सुना है एस्कॉर्ट मिशन के दौरान कुछ स्टार थीव से भिड़ंत हुई थी और तुम्हें हल्की चोट आई थी। अब कैसे हो। ओल्ड वोंग हंस पड़ा। उसने आस्तीन ऊपर की। उसकी मजबूत बांह पर पड़ा गहरा निशान अब हल्का गुलाबी हो चुका था। पूरी तरह हील हो गया। कंपनी की स्पेशल हीलिंग ऑइंटमेंट की वजह से एक्सपेक्टेड टाइम से दोगुनी तेजी से रिकवर हुआ। उसने जानबूझकर सीना फुलाया और साइड में खड़े नए मेंबर्स की तरफ देखते हुए आवाज थोड़ी ऊंची कर दी। अगर मैं एक भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो वे लो लेवल स्टार थीव्स हमारे ओल्ड वांग को छू भी नहीं पाते। पीछे खड़े नए मेंबर्स उत्सुकता से किन तियान को देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी। उनमें से ज्यादातर हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के नाम से अट्रैक्ट होकर जुड़े थे। उन्होंने पुराने मेंबर्स से इस लीजेंडरी बॉस की कहानियां सुनी थी, एक पियरलेस जीनियस एल्फ किंग का ब्रदर जिसकी इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड को हिला दे। अब सामने देखकर वो सच में काफी यंग लग रहा था और उनका खुद का लीडर उसके बगल में रिस्पेक्ट से खड़ा था, ये तो साफ दिख रहा था। नए मेंबर्स की चोरी छिपे नजरें नोटिस करते हुए किन तियान मुस्कुराया। उसने ओल्ड वांग के कंधे पर थपकी दी। ठीक है, सब लोग अपनी ड्यूटी पर फोकस करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जी बॉस, ध्यान रखना, पुराने मेंबर्स ने एक साथ जवाब दिया। उनकी मुस्कान और भी ब्राइट हो गई जब उन्होंने किन तियान को बिल्डिंग के अंदर जाते देखा। ओल्ड वांग ने पीछे मुड़कर नए मेंबर्स की तरफ भौहें उठाईं, जैसे कह रहा हो, देखा बॉस हमसे कितना क्लोज है। लैबोरेटरी बिल्डिंग के अंदर घुसते ही किन तियान सीधे सबसे बड़े लैब में गया। दरवाजा बंद करके उसने लीची, फेंग मोचुआन और यांगफैन की तरफ देखा। पहले तुम्हें दो नए फ्रेंड से मिलवाता हूँ। जैसे ही उसने कहा, शियोंग और पॉइजन्स विडो उसके पास अचानक प्रकट हो गए। लगभग उसी पल लीची और बाकी लोगों की नजरें तुरंत शियोंग पर टिक गईं। करीब 3 मीटर लंबा, लगभग लैब की छत को छूता हुआ, उसकी उभरी हुई मसल्स यांगफैन की कमर से भी मोटी थीं।
उसकी जानवर जैसी वर्टिकल पुतलियां एम्बर लाइट में चमक रही थीं। गर्दन के आसपास हल्की अयाल और कानों के सिरे पर फर साफ बता रहे थे कि वो हाफ बीस्ट मैन है। ये यांग फैन अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। डर से नहीं, बल्कि उसके विशाल शरीर से सच में शॉक्ड होकर। उसने कई पावर टाइप स्पिरिचुअलिस्ट देखे थे, लेकिन इतनी प्रेशर देने वाली मौजूदगी कभी नहीं। जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ सामने खड़ा हो, जिससे हवा भी भारी लगने लगे। फेंग मोचुआन की पुतलियां हल्की सिकुड़ गईं। टियर 6 एक्सपर्ट होने के नाते वो शियोंग के अंदर छुपी भयानक ताकत को और साफ महसूस कर सकता था। ये स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन नहीं था, बल्कि रॉ फिजिकल पावर थी जिसमें जंगली जानवर की प्रवृत्ति भरी थी। पास खड़े रहना ही नसों को टाइट कर देने के लिए काफी था। लीची अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन उसने भी शियोंग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर किन-तियान की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, बॉस इतना बड़ा आदमी कहां से ले आए। कुछ ही पल बाद उनकी नजरें शियोंग के बगल में खड़ी पॉइजन्स विडो पर गईं। काले गॉज ड्रेस में उसकी फिगर साफ उभर रही थी। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद, होंठ आग जैसे लाल। वो खतरनाक भी लग रही थी और अजीब तरह से अट्रैक्टिव भी। ये दोनों। फेंग मोचुआन की आवाज हल्की अटक गई। उसकी नजर पॉइजन्स विडो और किन-तियान के बीच घूमी। हाफ बीस्ट मैन तो साफ तौर पर पावर टाइप वॉरियर था, शायद बॉस का नया रिक्रूट। लेकिन ये औरत अलग थी। इतनी खूबसूरत और बॉस के साथ खड़ी तो गलत फहमी होना स्वाभाविक था। किन-तियान ने परिचय कराया, यह शियोंग है, एक मिशन के दौरान मिला फ्रेंड। और ये स्कारलेट है, टॉक्सिक आर्ट्स की मास्टर, टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट। फेंग मोचुआन और लीची की नजरें तेज हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत औरत टियर 5 पॉइजन एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट होगी। तभी उसमें वो छुपा हुआ थ्रेट फील हो रहा था। मिस्टर शियोंग, मिस स्कारलेट, हेलो। बिजनेसमैन होने के नाते यांग फैन ने तुरंत शिष्टता से झुककर अभिवादन किया। शियोंग ने हल्का सा सिर हिलाया। पॉइजन्स विडो ने हल्के से होंठ खोले। उसकी आवाज में आलस भरा आकर्षण था। हेलो ओल्ड मो यांग फैन, एक काम है तुम्हारे लिए। किन-तियान का चेहरा गंभीर हो गया। जैसा तुम देख रहे हो, शियोंग हाफ बीस्टमैन है और उसके पास अभी एम्पायर आईडी नहीं है। स्कारलेट की सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड है। वो पहले स्टार थीफ थी और अभी भी एम्पायर की वांटेड लिस्ट में है। आने वाले दिनों में इनके आइडेंटिटी इश्यू सॉल्व करने होंगे। स्टार थीफ? दोनों की आंखों में हैरानी चमकी। इतनी खूबसूरत और ताकतवर औरत और साथ में स्टार थीफ भी, काफी अनोखा कॉम्बिनेशन था। लेकिन उनके चेहरे पर कोई तिरस्कार नहीं था। लीची का खुद का पास्ट साफ नहीं था। फेंग मोचुआन एक मर्सनरी होने के नाते कई एक्सट्रीम और यहां तक कि इल्लीगल काम कर चुका था। वे किसी को जज करने की पोजीशन में नहीं थे। बॉस, ये मुझे छोड़ दीजिए, ब्लैक मार्केट में ऐसे काम हो जाते हैं। फेंग मोचुआन ने जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, किन-तियान ने सिर हिलाया। सही चैनल और पैसा हो तो आइडेंटिटी का मसला सुलझाया जा सकता है। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज, अब तुम्हें इस लैबोरेटरी के असली मालिक से मिलवाता हूँ। किन-तियान रुका। उसके सीने से गहरी काली एनर्जी की एक लकीर बाहर निकली। वो जिंदा प्राणी की तरह लहराती हुई ऊपर उठी और सामने घूमती हुई छाया में बदल गई। जैसे जैसे वो छाया आकार लेने लगी, आसपास की रोशनी जैसे खिंचने लगी। हवा में हल्की ठंडक और धार जैसा एहसास फैल गया। इनकी पहचान और भी यूनिक है। इनका नाम कार्सिस है, एक नेक्रोमेंसर। जैसे ही उसने कहा, छाया अचानक बिखर गई और उसकी जगह एक लंबी आकृति दिखाई दी। वो फटे हुए ग्रे ब्लैक क्लोक में लिपटा था। हुड कसकर सिर पर था, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। ठुड्डी के नीचे पेड़ की छाल जैसी खुरदरी स्किन झलक रही थी, जिस पर गहरे भूरे पैटर्न बने थे। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। क्लोक का निचला हिस्सा खाली लटक रहा था। नीचे हड्डियों जैसी चमक वाली कई चेन धीरे धीरे हिल रही थीं। उनकी हल्की टकराहट की आवाज अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। उसके आसपास काले कण तारों की धूल की तरह तैर रहे थे। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उनमें अनगिनत छोटी छोटी चीखें कैद हों, लेकिन किसी ताकत ने उन्हें दबा रखा हो। हे हेलो। हुड के नीचे से जंग लगे लोहे जैसी खुरदरी आवाज निकली, धीमी लेकिन सीधे कानों में घुसकर दिमाग को छू लेने वाली। मैं कार्सिस हूं। एपिसोड 326, बर्बारियन टेरेडा। हिस। जैसे ही कार्सिस प्रकट हुआ, उनके बीच मौजूद इकलौता ऑर्डिनरी इंसान यांग फैन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो अनजाने में फेंग मोचुआन के पीछे सिमट गया। उसने कभी ऐसा अजीब एग्जिस्टेंस नहीं देखा था। बस वहां खड़ा होना ही जैसे चलता फिरता मकबरा हो। चारों तरफ मौत की लगभग छूने लायक ऑरा फैल रही थी, जिससे उसका गला सूखने लगा। फेंग मोचुआन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। टियर 6 एक्सपर्ट की परसेप्शन ने तुरंत सामने वाले के अंदर भरी विशाल सोल पावर पकड़ ली, ठंडी निर्मम, जिसमें किसी भी लिविंग बीइंग की गर्माहट नहीं थी, और साथ में जीवन और मृत्यु के प्रति पूरी तरह डिटैच्ड इंडिफरेंस।
नेक्रोमेंसर कार्सिस, क्या सच में यही इस लैबोरेटरी का फ्यूचर मास्टर होगा? क्या नेक्रोमेंसर साइंस समझ सकते हैं? शियोंग की एम्बर रंग की वर्टिकल पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका विशाल शरीर सहज रूप से आगे बढ़ा और वो किन तियान के बगल में खड़ा हो गया। हाफ बीस्टमैन की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट ने उसे खतरे के प्रति लगभग जानवर जैसी सेंसिटिविटी दी थी। कार्सिस के शरीर से आती जीवन और मृत्यु की सीमा पर डोलती और ने उसके गले में धीमी गुर्राहट भर दी। तभी किन तियान ने हल्के से उसकी बांह थपथपाई। शियोंग धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन उसकी नजरें अब भी कार्सिस के हुड के नीचे की छाया पर टिकी रहीं। उसकी मसल्स किसी भी पल फट पड़ने को तैयार थीं। पॉइजन्स विडो ने हल्के से होंठ भींचे। उसकी आमतौर पर मोहक आंखों में इस बार गंभीरता और हल्का डर चमक गया। उसने कई क्रूर और खतरनाक गुंडे देखे थे, लेकिन ऐसा अजीब नेक्रोमेंसर कभी नहीं। कार्सिस के चारों तरफ तैरती काली रोशनी के अंदर अनगिनत छोटे छोटे सोल फ्रैगमेंट छिपे थे, जिनसे निराशा और दर्द की लहरें उठ रही थीं। डोंट वरी, किन तियान की शांत आवाज गूंजी, जिसमें अजीब सा सुकून था। सटीक कहूं तो कार्सिस मेरा समन्ड बीस्ट है। वो पहले एक बहुत स्किल्ड बायोलॉजिस्ट था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद नेक्रोमेंसर बन गया। उसके दिमाग का नॉलेज अभी भी वैसा ही है। आगे से वो लैबोरेटरी में अपने पहले बनाए 2 पोशन तैयार करेगा। एक का नाम यूथ पोशन है और दूसरा सुपरमैन पोशन। किन तियान ने दोनों पोशन के फंक्शन समझाए। सुनते ही यांग फैन की आंखें चमक उठीं। उसे तुरंत यूथ पोशन की जबरदस्त बिजनेस पोटेंशियल दिखने लगी। अगर सही तरीके से ऑपरेट किया जाए तो ये एल्फ स्टार ट्रेड से कहीं ऊपर का पिलर बिजनेस बन सकता है। ली ची और फेंग मोचुआन का फोकस सुपरमैन पोशन पर था। अब उन्हें समझ आया कि किन तियान ने उस बर्बरियन ग्रुप को क्यों अपने पास रखा। साफ था, सुपरमैन पोशन खास तौर पर बर्बरियन रेस के लिए टेलर मेड था। आज से इस एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग में कोई आउटसाइडर एंट्री नहीं करेगा। सारा इक्विपमेंट और मटेरियल वेयरहाउस तक पहुंचाया जाएगा, बाकी सब कार्सिस संभालेगा। कार्सिस टियर 4 नेक्रोमेंसर था और सोइल पावर मैनिपुलेट करने में माहिर। पहले कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए उसे असिस्टेंट चाहिए होता था, लेकिन अब वो मल्टीटास्किंग और मेंटल कंट्रोल से सब खुद कर सकता था। यांग फैन, कार्सिस से कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसे जो भी चाहिए तैयार करो। कोशिश करो कि आधे महीने में यूथ पोशन और सुपरमैन पोशन का पहला बैच तैयार हो जाए। जी। यांग फैन ने सिर हिलाया। किन तियान ने कार्सिस की तरफ देखा। आवाज थोड़ी भारी हो गई। कार्सिस, एक बार फिर याद दिला दूं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन रीजनेबल और कंप्लाइंट बाउंड्री के अंदर। पहले जैसा लापरवाह तरीका नहीं चलेगा। कार्सिस ने हल्का झुककर खराश भरी गहरी आवाज में कहा, जी मास्टर। ठीक है, यहाँ का काम तुम्हें सौंपता हूँ। किन तियान ने फेंग मोचुआन की तरफ देखा। अब मैं उस बर्बरियन ग्रुप से मिलना चाहता हूँ। वो खुद बायोटेक्नोलॉजी में पूरी तरह नौसिखिया था। यहाँ रुकना टाइम वेस्ट होता। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज फ्लाइंग डिवाइस ने डेस्टिनेशन बदला और जल्द ही वे एक जर्जर और वीरान फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए। हवा में जंग और धूल की गंध घुली हुई थी। ऊपर टूटे स्टील गर्डर तिरछे लटके थे। छत के छेदों से आती धूप फैक्ट्री के बीचों बीच के दृश्य पर पड़ रही थी, जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन भर दे। 100 से ज्यादा बर्बरियन जंग लगे लोहे के खंभों से जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके गले में स्लेव कॉलर लगे थे। हर एक का शरीर मजबूत था। सबसे छोटा भी लगभग 2 मीटर लंबा। खुले हाथ और छाती पर क्रॉस कट स्कार भरे थे। सबसे ध्यान खींचने वाली चीज थी उनके काले टैटू। कुछ गर्दन से गाल तक बेल की तरह लिपटे थे। कुछ पूरी पीठ पर जानवरों के सिर जैसे पैटर्न बनाते थे। मंद रोशनी में ये टैटू हल्की काली चमक छोड़ रहे थे, एक आदिम और जंगली आक्रामकता फैलाते हुए। आवाज सुनते ही सारे कैद बर्बरियन ने सिर उठाया। उनके खुरदरे चेहरों पर सतर्कता और गुस्सा साफ था। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद वे फंसे हुए शिकारी जानवरों जैसे लग रहे थे। वे अपनी कड़क बर्बरियन भाषा में चिल्ला रहे थे, छोटे तेज सिलेबल्स जैसे गाली या खुली चुनौती। उसी पल एक शांत आवाज सभी बर्बरियन के दिमाग में एक साथ गूंजी, तुम्हारा लीडर कौन है? वे भाषा नहीं समझते थे, लेकिन अर्थ साफ पकड़ पाए। तुरंत सबकी नजर एक खास व्यक्ति पर गई। सबसे आगे खड़ा एक बर्बरियन बाकी से थोड़ा लंबा था। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद, पीछे बंधे हुए, कुछ लटें चेहरे के पास गिरती हुई। उसके शरीर पर बना टैटू सबसे अलग था। कॉलर बोन से कमर तक फैला, मजबूत काली लाइनों से बुना हुआ। किनारे इतने नुकीले जैसे हवा को चीर दें। उसने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, जो एम्पायर की कॉमन लैंग्वेज में थी, लेकिन बर्बरियन एक्सेंट के साथ खुरदरी और सख्त। मैं बर्बरियन टेरेडा। एपिसोड 327। शियोंग बनाम टेरेडा, बर्बर जाति को वश में करना। टेरेडा। किन तियान की नजर उस सफेद बालों वाले बर्बर पर जा टिकी। उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं, गहरे भूरे पुतलियों में जंगलों में सालों तक शिकार करने की सतर्कता थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा ठंडा सुकून भी। बाकी बर्बरों की तुलना में वो हालात को ज्यादा समझदारी से एनालाइज कर रहा था। उसकी ठुड्डी घनी दाढ़ी से ढकी थी,
जिससे उसका नुकीला चेहरा और भी वाइल्ड लग रहा था। मेरा नाम किंतियान है और मैं तुम बर्बर गुलामों का खरीदार हूँ। उसकी शांत आवाज हर बर्बर योद्धा के दिमाग में गूंज उठी। गुलाम शब्द सुनते ही सबकी आंखों में अपमान और गुस्से की आग भड़क उठी। वे घूर कर किंतियान को देखने लगे। अगर कोई और मालिक होता तो अपने गुलामों की ये हिम्मत देखकर उन्हें इलेक्ट्रोथेरेपी का मजा जरूर चखाता, लेकिन किंतियान बिल्कुल शांत रहा। उसने टेरेडा की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे साथ खड़े किसी भी इंसान को हरा दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी गुलामी तो खत्म होगी ही, पर तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को 5 साल तक मेरे लिए लड़ना होगा। और हाँ, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। मन में सोचो, मैं सुन सकता हूँ। ये सुनते ही सब बर्बरों की नजर फिर से टेरेडा पर टिक गई। टेरेडा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी गहरी भूरी आंखों में उथल पुथल साफ दिख रही थी। गुलामी बर्बर जाति की हड्डियों में दर्ज अपमान था और सामने खड़ा ये इंसान एक मुकाबले के बदले आजादी ऑफर कर रहा था। ये बात अविश्वसनीय थी, लेकिन उसमें जानलेवा लालच भी था। उसकी छाती पर बना टोटेम टैटू हल्का गर्म होने लगा, जैसे उसकी भावनाओं से रिएक्ट कर रहा हो। पीछे खड़े साथियों की दबाई हुई सांसें वो साफ महसूस कर सकता था। उनकी आंखों में घर लौटने की उम्मीद थी, आजादी की प्यास थी। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज। टेरेडा ने धीरे से सिर उठाया। बर्फ जैसे सफेद बाल गालों के किनारे गिर गए। आधा चेहरा छिप गया, सिर्फ कसे हुए होंठ और तेज आंखें दिख रही थीं। उसने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन से एक गरजती हुई आवाज निकली, मैं मानता हूं। ये विचार साफ साफ किंतियान तक पहुंचा। आसपास खड़े लोगों को भी उसकी दृढ़ता महसूस हुई। अच्छा। किंतियान ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से मुलायम हरी रोशनी निकली और टेरेडा पर बरस गई। अचानक टेरेडा ने महसूस किया कि जबरदस्त जीवन शक्ति उसके शरीर में दौड़ पड़ी। फटे घावों का दर्द पिघलती बर्फ की तरह गायब होने लगा। टूटी नसें और हड्डियां झंझनाहट के साथ तेजी से जुड़ने लगीं। जबरदस्ती लगाए गए इंजेक्शन की वजह से जो कमजोरी थी वो भी खत्म होने लगी। जैसे बंद नदी का बांध टूट गया हो और ताकत का सैलाब उसके दांतेन से सिर तक दौड़ गया हो। रोअर। टेरेडा ने सिर पीछे झुकाकर दहाड़ लगाई। फैक्ट्री की स्टील बीम्स तक कांप उठी। उसकी मांसपेशियां फूल गईं। कांसे जैसी त्वचा के नीचे नसें कुंडली मारे ड्रैगन की तरह उभर आईं। कंधों और कमर में जकड़ी एलॉय चेन जोर से चिरचिराईं। क्रैक क्रैक। जंजीर की कड़ियां एक एक करके टूटती चली गईं। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उसकी छाती का टोटेम टैटू तेज चमकने लगा। गहरे भूरे पुतलियों में जंगली लाल रोशनी चमक उठी। ये असली ताकत की वापसी थी, एक असली बर्बर योद्धा की ताकत। कुछ ही सांसों में कमजोर गुलाम फिर से दबदबे वाला योद्धा बन चुका था। उसने गर्दन घुमाई, हड्डियों की कड़क आवाज गूंजी। फिर उसने किंतियान को देखा। आंखों में जटिल लेकिन साफ स्वीकृति थी। किसे चुनोगे? किंतियान ने हल्के से पूछा। मैं उसे चुनता हूं। टेरेडा की नजर सीधी शियोंग पर जा टिकी। उसकी आंखों में जलती हुई जंग की आग थी। अब जब वो पूरी ताकत में था तो उसने सबसे ताकतवर को चुना। उसके हिसाब से शियोंग अपनी पहाड़ जैसी कदकाठी के कारण सबसे स्ट्रांग था। बाकी बर्बरों को इस फैसले पर कोई एतराज नहीं था। उनके यहाँ हमेशा से सबसे ताकतवर को चैलेंज करना सम्मान की बात रही थी। जो खुद पर भरोसा न रखे वो बर्बर जाति का लीडर नहीं बन सकता। शियोंग ने ये देखा, जोर से हंसा और आगे बढ़ा। उसके भारी कदमों से जमीन हल्की कांप उठी। आओ। उसकी गूंजती आवाज फैक्ट्री में फैल गई। अचानक माहौल जम सा गया। दो ताकतवर आभाएं आपस में टकराईं। हवा में अनदेखा तूफान सा उठ गया। सबने सांस रोक ली। नजरें उन दोनों पर टिक गईं। धम। लगभग एक ही पल में दोनों के अंदर की जबरदस्त ची और रक्त ऊर्जा फट पड़ी। शियोंग के आसपास हल्की सुनहरी लहरें उठीं। उसका शरीर उबलते लावे जैसा लग रहा था। ये चरम शारीरिक साधना का संकेत था। वहीं टेरेडा की रक्त ऊर्जा गहरे लाल रंग की थी, जैसे जंगल की आग भड़क रही हो। उसके रोम छिद्रों से भाप उठ रही थी। छाती का टोटेम उसके साथ तालमेल बिठा रहा था। दोनों की ऊर्जा हवा में टकराई। एक भारी गूंज फैली। अदृश्य दबाव चारों ओर फैल गया। ये आध्यात्मिक शक्ति की टक्कर नहीं थी, ये थी सबसे आदिम, सबसे शुद्ध ताकत की भिड़ंत। जैसे दो प्राचीन दैत्य आमने सामने खड़े हों, धरती हिलाने को तैयार। एपिसोड 328। शियोंग बनाम टेरेडा, बर्बर जाति को वश में करना भाग 2। रोअर। शियोंग ने पहल की। उसने दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका। स्टील प्लेट पर तुरंत जाले जैसी दरारें फैल गईं। उसका दाहिना मुक्का हवा चीरता हुआ आगे बढ़ा। तेज सीटी जैसी आवाज के साथ हल्की सुनहरी ची और रक्त ऊर्जा उसकी मुट्ठी पर जमा होकर धुंधली भालू के पंजे की परछाई बना रही थी। हवा तक दबाव से कराह उठी। टेरेडा की नजरें तेज हो गईं। वो पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा। उसके पैर हल्के से फैल गए। गहरे लालची और रक्त ऊर्जा अचानक उफान मारने लगी।
उसकी आभा पीक पर पहुंच गई। उसने भी मुक्का मारा। उसका पंच सीधा और बिना दिखावे वाला था, लेकिन बेहद तेज। उसकी मुट्ठी पर जमा लाल ऊर्जा लगभग ठोस हो गई थी, हवा में हल्की लकीर छोड़ती हुई। धम! दोनों मुट्ठियां टकराईं तो ऐसा लगा जैसे गोदाम के अंदर बिजली गिरी हो। सुनहरी और लाल ऊर्जा भिड़ी और एक दिखने वाली शॉकवेव बन गई। आसपास की धूल झटके से हवा में उड़ गई। शियोंग का शरीर हल्का सा डगमगाया। उसके पैरों के नीचे की स्टील प्लेट आधा इंच और धंस गई, लेकिन उसकी मुट्ठी पहाड़ की तरह स्थिर रही। टेरेडा 3 कदम पीछे खिसक गया। हर कदम के साथ जमीन पर गहरे निशान बन गए। उसकी हथेली सुन्न हो गई। आंखों में हैरानी चमकी। सामने वाले की ताकत उसकी फ्यूरी पावर के बाद भी ज्यादा थी। फिर भी वो रुका नहीं। वो फिर आगे बढ़ा। लाल ऊर्जा फिर भड़क उठी। उसके मुक्के और लातें तूफान की तरह शियोंग पर बरसने लगे। हर वार में पहाड़ तोड़ने की ताकत थी। हर किक बिजली जैसी तेज। ताकत थोड़ी कम होने के बावजूद उसकी स्पीड पागलपन की हद तक थी। हर वार शियोंग की डिफेंस के गैप पर सटीक पड़ रहा था। धम धम धम, लगातार टकराव की आवाजें गूंजती रहीं। शियोंग ने दोनों बाजू आगे क्रॉस कर लिए। हल्की सुनहरी ऊर्जा ने ठोस ढाल बना ली। वो टेरेडा के हमलों को सीधे झेलता रहा। बीच बीच में वो पलटवार करता। उसका हर पंच दबाव से भरा होता, जिससे टेरेडा को पीछे हटना पड़ता। पास खड़े किंतियान की आंखें हल्की सी हिलीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि टेरेडा शियोंग से इस लेवल तक भिड़ पाएगा। ताकत और स्पीड का ये कॉम्बिनेशन खतरनाक था। 5वें स्तर से नीचे का कोई भी एक्सपर्ट अब तक चूर हो चुका होता। बिना स्पिरिचुअल एनर्जी साधे भी शरीर इतना मजबूत हो सकता है। बर्बर शक्ति प्रणाली सच में अजीब है। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज। टेरेडा ने झटके का फायदा उठाकर कई मीटर पीछे छलांग लगाई। लाल ऊर्जा थोड़ी धीमी हुई। उसने शियोंग को देखा, जो लगभग बिना चोट के खड़ा था। उसकी आंखों में समझ आ गई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हार तय है। सामने वाले की ऊर्जा जैसे बिना तले का कुआं थी। सीधी ताकत की लड़ाई में जीत मुमकिन नहीं। धम! टेरेडा अचानक आगे बढ़ा। जमीन फिर दरकी। उसने बाएं हाथ से शियोंग की कलाई पकड़ी। दाएं हाथ को उसकी भुजा से कंधे तक सरकाया। कमर की मरोड़ का इस्तेमाल करते हुए इस विशाल आदमी को पलटने की कोशिश की। बर्बर योद्धा की तकनीक सिर्फ ताकत की टक्कर नहीं थी। असली कला थी ताकत और मार्शल स्किल का परफेक्ट मेल। टेरेडा के जोड़ जैसे हड्डियों से बंधे ही न हो। उसकी मूवमेंट ढीली लेकिन चालाक थी। हर जोर शियोंग की ताकत के नोट पर सटीक पड़ रहा था, जैसे नाजुक लीवर से पहाड़ उखाड़ने की कोशिश। लेकिन शियोंग की मजबूती उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। चाहे जितना मोड़ो, खींचो, दबाओ, उसका शरीर चट्टान की तरह अडिग रहा, मांसपेशियां स्टील जैसी। टेरेडा की पुरानी ताकत खत्म होने और नई ताकत उठने के बीच के पल में अचानक शियोंग ने विस्फोट किया। उठो! उसकी बाईं बांह अचानक ऊपर उठी। टेरेडा को लगा जैसे कोई अजेय ताकत उसे जमीन से उखाड़ रही हो। वो तुरंत हवा में मुड़ा और दोनों पैर कुल्हाड़ी की तरह शियोंग की गर्दन पर मार दिए। ये बर्बर का जानलेवा मूव था। खुद घायल हो जाओ पर दुश्मन को भारी चोट दो। धम! उसकी लात शियोंग की गर्दन से टकराई, लेकिन असर ऐसा था जैसे किसी ने उसे मच्छर काट लिया हो। टेरेडा खुद ही झटके से उछल गया। हवा में पलटी मारकर वो जमीन पर संतुलन से उतरा। उसकी छाती का टोटेम तेज चमक रहा था। साफ था कि वह पूरी ताकत लगा रहा है। ये डिफेंस! फेंग मोछुआन ने सांस खींची। अगर वही होता और स्पिरिचुअल एनर्जी न चलाता तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती। लेकिन शियोंग बिल्कुल ठीक खड़ा था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। मैदान की स्थिति फिर बदली। टेरेडा ने सीधी टक्कर छोड़ दी। अब वो शियोंग के चारों ओर घूमने लगा। उसकी चाल अनियमित थी। मुक्के और लातें तूफान की तरह हर तरफ गिर रही थीं। कभी जोड़ पर वार, कभी गले पर, कभी कोहनी से पसलियों पर चोट। हर मूव सटीक और क्रूर। लेकिन शियोंग चलता फिरता किला था। उसकी भुजाएं पवन चक्की की तरह घूमती और हर हमला रोक देती। भारी टक्कर की आवाजें गोदाम में गूंजती रहीं। शियोंग ने अचानक गरजते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसका विशाल शरीर टेरेडा की लय तोड़ गया। उसकी दोनों भुजाएं लोहे की जकड़ की तरह बंद होने लगीं। वो टेरेडा को जकड़ना चाहता था। ये सबसे सीधा लेकिन सबसे असरदार तरीका था। एक बार पकड़ लिया तो बच निकलना लगभग नामुमकिन। टेरेडा की आंखें सिकुड़ गईं। वो झुककर शियोंग की बगल से फिसलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शियोंग की रिएक्शन उसकी उम्मीद से तेज थी। उसका बायां हाथ नीचे गिरा और कोहनी की नोक सीधे उसकी रीढ़ की तरफ गिरी। टेरेडा ने सिर पीछे मोड़कर वार को बाल बाल टाला, लेकिन निकलने का सबसे अच्छा मौका खो दिया। उसी पल शियोंग का दाहिना मुक्का पहुंच गया। एपिसोड 329। शियोंग बनाम टेरेडा, बर्बर जाति को वश में करना भाग 3। ये मुक्का किसी भी तरह की ट्रिक या स्टाइल के बिना था, सिर्फ खालिस ताकत और स्पीड।
हवा चीरता हुआ सीधा टेरेडा की छाती की तरफ बढ़ा। टेरेडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने बस दोनों बाजू छाती के आगे क्रॉस कर लिए और अपनी टोटेम पावर को पूरी हद तक धकेल दिया। उसकी छाती का टैटू चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी से फट पड़ा। धड़ाम, मुक्का और उसकी बाजू टकराई। अगले ही पल टेरेडा ऐसे उछला जैसे टूटी डोर की पतंग। वो पीछे उड़ता हुआ स्टील के खंभे से जोर से टकराया। भारी आवाज गूंजी, फिर उसका शरीर धीरे धीरे फिसलकर जमीन पर आ गिरा। होंठ के कोने से खून की हल्की धार बह निकली। छाती का टोटेम भी मंद पड़ गया। श्योंग वहीं खड़ा रहा। उसकी छाती हल्की हल्की उठ गिर रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। किन तियान साफ देख सकता था कि श्योंग अभी भी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, और इस बार तो वो सिर्फ शारीरिक ताकत से लड़ रहा था। अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करता तो टेरेडा 2 मूव भी नहीं टिकता। टेरेडा ने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी किन तियान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम हार गए। टेरेडा ने अपने सुन्न पड़े हाथों को देखा, फिर श्योंग की सीधी खड़ी आकृति को। उसकी आंखों में एक पल के लिए अनिच्छा चमकी, फिर वो धीरे धीरे स्वीकार में बदल गई। उसकी हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। उस आदमी की शारीरिक ताकत शायद उनके कबीले के मिड लेवल सरदार के बराबर थी। वो अभी काफी पीछे था। मैं हार गया। उसकी आवाज सबके दिमाग में गूंजी, साफ और सीधी, बिल्कुल एक बर्बर योद्धा की तरह। अब से मैं और मेरी जाति 5 साल तक तुम्हारे आदेश मानेंगे। अच्छा। किन तियान मुस्कुराया, फिर उसके माथे से अचानक जबरदस्त एपिसोड 330 दिल से मिली वफादारी। बर्बर योद्धाओं का मामला सुलझाने के बाद किन तियान ने उन्हें बाकी औरतों, बुजुर्गों और बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी। योद्धाओं पर जहां सख्त कंट्रोल था, वहीं औरतों और बच्चों के मामले में फेंग मोछुआन काफी नरम रहा था। उनकी गर्दन में स्लेव कॉलर तो थे और आवाजाही सीमित थी, लेकिन न जंजीरें थीं, न कमजोरी वाली कोई दवा। ऊपर से खाने का इंतजाम भी अच्छा था। कुछ बच्चे तो इन दिनों में थोड़ा मोटे भी हो गए थे। फेंग मोछुआन की जानबूझकर की गई अरेंजमेंट के तहत इस वक्त बच्चे मिट्टी के कटोरे पकड़े कोने में बैठे जी भरकर खा रहे थे। चावल के दाने उनके गालों से चिपके थे, लेकिन उन्हें पोंछने की फुर्सत नहीं थी। बुजुर्ग दीवार से टिके धूप सेंक रहे थे। उनकी धुंधली आंखों में हल्की शांति झलक रही थी। जब बर्बर योद्धाओं ने ये सब देखा तो उनके तने हुए शरीर अचानक ढीले पड़ गए। कईयों की आंखें भर आईं। छाती पर जानवर के सिर का टोटम वाला दाढ़ीधारी योद्धा दौड़कर एक छोटे लड़के के पास पहुंचा जो कटोरा पकड़े बैठा था। उसने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। लड़का पहले तो चौंका, फिर पहचानते ही रो पड़ा। पिता। योद्धा का खुरदुरा हाथ बच्चे की पीठ पर अटपटा सा थपथपाने लगा। उसके गले से दबा हुआ सिसकना निकला। ये वही आदमी था जो कबीलाई जंग में मौत से नहीं डरता था, लेकिन आज उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। उसे लगा था उसका परिवार खत्म हो चुका है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे को यहाँ देख पाएगा। कुछ जवान योद्धा उन औरतों की तरफ भागे जो कपड़े सी रही थीं। गले मिलते ही रोने और दिलासा देने की आवाजें आपस में घुल गईं। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज। भीड़ के किनारे खड़ा टेरेडा ये सब देख रहा था। उसने कबीले की सबसे शरारती छोटी लड़की को देखा, जो उसे सूखे मांस का टुकड़ा दिखाकर लहरा रही थी। मांस पर चमकती चिकनाई साफ बता रही थी कि अभी अभी बांटा गया है। टेरेडा ने सोचा था कि औरतों और बच्चों के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ होगा। गुलामों के धंधे में बूढ़े, कमजोर और औरतें हमेशा सबसे कम कीमत की चीज माने जाते थे। जिंदा रहना ही बड़ी बात होता था, लेकिन सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। न मारपीट, न भूख। हो हुलू। एक योद्धा अचानक किन तियान की दिशा में चिल्लाया। आवाज में दुश्मनी नहीं, बस जटिल कृतज्ञता थी। उसने अभी अभी अपनी पत्नी को गर्म मांस के सूप का कटोरा पकड़े देखा था। ऐसा खाना जो सिर्फ आजाद लोग खा सकते थे। टेरेडा ने गहरी सांस ली और किन तियान के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में पहले कभी न सुनी गई गंभीरता थी। धन्यवाद। ये 2 शब्द पहले से कहीं ज्यादा सच्चे थे। पहले उसका झुकना सिर्फ निष्पक्ष मुकाबले की वजह से था, लेकिन अब अपने परिवार को सही सलामत देखकर उस झुकाव में दिल से निकली वफादारी शामिल थी। किन तियान ने गले मिलते रोते कबीले वालों को देखा और हल्का मुस्कुराया। उसे पता था कि असली वफादारी सिर्फ ताकत दिखाकर नहीं मिलती। एक कटोरा गर्म चावल, बच्चों की मुस्कान और औरतों की आंखों में बची जिंदगी, यही दिल जीतते हैं। फेंग मोछुआन आगे आया और कंट्रोलर बढ़ाते हुए बोला, बॉस, क्या इन औरतों और बच्चों के कॉलर भी खोल दें? किन तियान ने सिर हिलाया। हल्की आवाज के साथ सबके कॉलर जमीन पर गिर गए। बच्चे जिज्ञासा से उन्हें उठाकर खेलने लगे। औरतों ने किन तियान की तरफ गहरा झुककर प्रणाम किया। हरकतें भले अनगढ़ थीं, लेकिन शुक्रिया सच्चा था। टेरेडा ने ये देखा। उसने अचानक अपना हाथ उठाकर छाती पर जोर से मारा। ठाक। आसपास के सारे योद्धाओं ने भी वैसा ही किया। 100 से ज्यादा छाती पर पड़ती मुट्ठियों की आवाज एक साथ गूंजी।
ये बर्बर जाति का सबसे ऊंचा रिवाज था, खून की वंश परंपरा से बंधी वफादारी की कसम। एक छोटा ट्रांजिशनल फ्रेज। कुछ दिन बाद किम तियान ने बर्बरों की कुल ताकत का आकलन किया। टेरेडा को छोड़कर बाकी योद्धा ज्यादातर दूसरे और तीसरे स्तर के बराबर थे। उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन उनकी शारीरिक ताकत हैरान कर देने वाली थी। जहां तक टेरेडा की बात थी, उसकी कॉम्बैट ताकत सामान्य 5वें स्तर तक पहुंच सकती थी। ये रिजल्ट किम तियान को काफी संतुष्ट कर गया। उसने ओल्ड नेल्सन को आदेश दिया था कि जितने हो सके बर्बर गुलाम बाजार से खरीदकर सिल्वर ग्रे स्टार भेजे जाएं। बर्बरों को वश में करने के बाद किम तियान ने उन्हें तुरंत शहर की व्यवस्था में शामिल नहीं किया। उसने फेंग मोचुआन से कहा कि इस छोड़ी हुई फैक्ट्री को अस्थायी ठिकाना बना दिया जाए। रहने की सुविधा में किम तियान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर सुबह ताजा मांस, अनाज, फल और सब्जियों से भरी गाड़ियां कैंप के गेट पर समय से पहुंचती। किम तियान ने खास तौर पर एक अस्थायी ट्रेनिंग ग्राउंड भी बनवाया। मार्शल आर्ट्स के दीवाने बर्बर योद्धा अब भरपेट खाने और सही टूल्स के साथ लगभग पूरा दिन ट्रेनिंग में बिताते। मुक्के की टक्कर, हथियारों की झंकार और गूंजती दहाड़ें कैंप की रोजमर्रा की आवाज बन गई। भाषा की रुकावट दूर करने के लिए किम तियान ने प्रोफेशनल बुलवाए। कुछ ही दिनों में वे अटपटे अंदाज में हथियार, ट्रेनिंग और फुल जैसे शब्द बोलने लगे। पलक झपकते 2 हफ्ते बीत गए। गार्सेस ने किम तियान को निराश नहीं किया। उसने सफलतापूर्वक पहली खेप यूथ पोशन और सुपरमैन पोशन तैयार कर ली।